अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। नाज़रीन, आपको ये बताऊंगा अमेरिका में तब्दीली आ गई है, क़यादत तब्दील हो चुकी है। अब देखना ये है कि क़यादत की तब्दीली से अमेरिका में नस्ल परस्ती और तासुब की आग कैसे बुझती है। दुनिया में खुले हुए मुख्तलिफ महाजों पर नए अमरीकी सदर और उनकी इंतज़ामिया क्या कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं। दुनिया में ताल्लुकात, सिफारतकारी, तिजारत और फ़ौजी मामलात पर नए अमरीकी सदर और उनकी टीम क्या करेगी, क्या करना चाहिए, जैसे सवाल हमारे सामने खड़े हैं। पाकिस्तान इस खित्ते का बहुत अहम मुल्क, इसके साथ नए अमरीकी सदर के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन सदर बनने के बाद बाइडन क्या करते हैं, उनकी पॉलिसी पाकिस्तान और सीपैक से जुड़े चीन के साथ कैसी होती है। बाइडन बतौर नायब सदर पाकिस्तान में काफ़ी कदर की निगाह से देखे गए हैं, जबकि दुनिया भी ट्रंप से बेहतर इंसान तस्वुर करती है उन्हें, लेकिन इम्तहान तो अब शुरू हुआ है उनका। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं। अब आप अपने मेहमानों के हवाले से आपको अपना तारुफ करवाते चलूँ कि यहाँ पे इस कमर्स तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी प्रोफेसर हुमा बकाई, जो कि आलमी उमूर पे तज्ज़िया पेश करती हैं। साथ ही साथ नुसरत मिर्ज़ा होंगे सीनियर एनालिस्ट, और उनके हमरा मौजूद होंगे इसी प्रोग्राम में सैयद नईरुद्दीन साहब। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आप ही की जानिब आ जाता हूँ। नए अमरीकी सदर और उनकी इंतज़ामिया ने तो वाइट हाउस का नज़्म व नस्क़ जो है वो बिल्कुल संभाल लिया है, और इस पर सबसे पहला सवाल अमरीका के दाखिली मामलात पर आ जाता है। और क्या नए अमरीकी सदर अपने वादे के मुताबिक अमरीकी कौम को जोड़ सकेंगे? अब देखिए, अगर आप अमेरिका में लोगों से बात करें, बिलखुसूस ब्लू स्टेट्स में, तो वहाँ पर एक रिजॉइसिंग है, लोग बहुत खुश हैं। उनको तकरीबन लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो बच गया, अमेरिका हैज़ बीन सेव्ड, इस तरह की बातें आ रही हैं। और आपने देखा कि आते ही उन्होंने 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देना आसान है, लेकिन 4 साल हुकूमत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से नहीं चल सकती। और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं ये लार्जली कोर्स करेक्शन, डैमेज कंट्रोल और इमेज बिल्डिंग के हवाले से उन्होंने किए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज भी सुना है कि अप्रूव हो जाएगा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो ट्रंप की छाप है बिलखुसूस अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे, या जिसको अब उर्फ़े आम में हम ट्रंपिज्म कहते हैं, उसको रिवर्स करने में बहुत वक्त लगेगा बाइडन को, और उसके लिए उनको बाय पार्टिसन सपोर्ट भी चाहिए होगी। और कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि 2 साल तक लग सकते हैं। ठीक है। और 2 साल में एक बार फिर सेनेट का और कांग्रेस का जो कॉम्प्लेक्शन है वो तब्दील हो सकता है। तो मेरे ख्याल है कि ये बात बिल्कुल बजा है कि आज तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतने मुश्किल वक्त में ओथ नहीं लिया है जितने मुश्किल वक्त में बाइडन ने अमेरिका की बागडोर संभाली है। और उसकी वाज़ेह वजह यह है कि जो खासा था अमेरिका का, विच इज अमेरिकन ग्लोबल लीडरशिप, वो चैलेंज हो रही है, और वो बड़ी जोर शोर से बाहर से चैलेंज हो रही है। और वो चैलेंजर है चाइना, और वो चाइना जो है वो इस वक्त एम्बोल्डन हो गया है, असर्टिव हो गया है। और जो कुछ अमेरिका में हुआ, चाहे वो पेंडेमिक है, चाहे वो कैपिटल हिल का वाकया है, वो अब चाइना ने एक नैरेटिव दे दिया दुनिया को। राइट। चाइना ने एक नया नैरेटिव दिया है दुनिया को कि जी क्या जमहूरियत वाकई सफिशिएंट है या अच्छी गवर्नेंस सफिशिएंट है। सही। 2 साल पहले चाइना इस बयानिए के बारे में बात भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सामने गुफ्तगू कर लेते हैं नुसरत मिर्ज़ा साहब को। नुसरत मिर्ज़ा साहब, 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आते के साथ ही कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पर जो बात कही जा रही है, जो बाइडन इज ए वाइज मैन, वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है और इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये हो गया है कि डिवीजन बहुत ज्यादा हो गया है अमेरिका के अंदर, सफेद फार्म में और जो तारिकीन वतन है उनके बारे में, उनके दरमियान में। अब अगर आप देखेंगे तो सारा जो बेस करता है, जो भी जो बाइडन की जो सारा सिस्टम है, अब उनका वजीर दिफा है वो ब्लैक है,
उनके पास जो वजीर जो नायब सदर है वो इंडियन नजाद औरत है। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है जो सफेद फार्म को पसंद नहीं है। ठीक। तो बुनियादी तौर पर अभी जो हमारे पास जो हमारे रिश्तेदार जो वहाँ रहते हैं, जो मतलब ये है कि इस वक्त जो वहाँ पर जो कम से कम 5 शहर ऐसे हैं जिसमें कि वहाँ पर इस वक्त हंगामे हुए हैं, और वो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसके ऊपर उनके दफ्तर को उन्होंने तोड़ा फोड़ा है, और वो काफी जो मामला गड़बड़ है वहाँ पर। तो मैं नहीं समझता, और उस पर ट्रम्प का ये दावा है कि वो नए अंदाज से आएंगे। तो अब इसके बाद में उनको जो देख तो ये फैसला होने जा रहा है कि और बड़ी तादाद में लोगों का असला के बाहर हमारे पास तस्वीरें हैं टीवी। तो जब भी हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जो वहाँ पर ये तरीका नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ लाइसेंस है, असला का लाइसेंस लेते हैं वो, और वहाँ पर लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, आप जाके बाजार से खरीद लें, तो वो दुकानों के बाहर लाइनों लगी हुई हैं और वहाँ पर असला खत्म हो रहा है। तो अब ये एक बुनियादी फैसला है कि जब ये मामला शुरू हो गया था 9/11 से, 9/11 के बाद में से जैसे अगर आप तो अभी बहुत यंग हैं, हम जब आए थे इंडिया से तो हमने यहाँ पर अखाड़े देखे थे। जब वो इंडिया से लड़ने के लिए यहाँ पर अखाड़े बनाए जाते थे कि भाई हम पहलवानी करते थे और लड़ाई कराने के लिए तैयार करते थे बच्चों को। इसी तरह से 9/11 के बाद में वहाँ पर शूटिंग रेंज वहाँ बनाई गई थी और बहुत ज्यादा वहाँ पर वो सूरत हाल को इस तरह से किया था। तो वो एक किस्म का जो माहौल बन गया था कि दुनिया भर के अंदर वो जंग करने जाएंगे और खुसूसन मुसलमानों से जंग करेंगे। अब वो टर्न हुआ है, जब ये मामला गुस्सा तो उनका पास मौजूद है 9/11 से, अब उसको टर्न वाइट जब वो आए थे आपके ओबामा, उसी वक्त में 20 रियासतों ने ये कहा था कि साहब हम अलहदा होना चाहते हैं, जो कि वाइट रियासतें थी। तो अब ये है कि कम से कम 50 रियासतें जो हैं, 52 में से 50 रियासतें मुतासिर हैं। तो अब जो कुछ भी आप कहें, जो इसमें मैं बात को अपनी मुकम्मल करता हूँ कि जो कुछ भी कहें, मामला इतना आसान नहीं है इसको कंट्रोल करना। और विद द एज ऑफ 77 जो बाइडन की, आई डोंट नो कि उसके साथ में कितने आदमी उन्होंने उसको, पेंटागन कितना साथ देगा, CIA कितना साथ देगा, FBI कितने साथ देगी, और जो लोकल पुलिस है वो कितना साथ देगी, क्योंकि वो ये वाकयात अब बढ़ेंगे। आप जब जैसे विद टाइम ब्लैक्स जो हैं वो खतरे में आएंगे, तारकीन वतन खतरे में आएंगे, जिसमें जो एशिया के ममालिक हैं से गए हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, अफ्रीका से, ये सारे ममालिक जो हैं वो मुश्किल में आएंगे और वो यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है नुसरत साहब, इसको मजीद कंटिन्यू भी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले यही सवाल है मेरी जानिब से कि क्या तारिकीन वतन अमरीकी निज़ाम का काबिल कबूल हिस्सा बन सकेंगे या नहीं। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात ये हो रही थी कि क्या तारिकीन वतन अमरीकी निज़ाम का काबिल कबूल हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, अब मुस्तकबिल क्या है उनका, इसी पर बातचीत चल रही है। नईरुद्दीन साहब, आपको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, आप क्या राय रखते हैं इस पर? नईर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नईर साहब, क्या तारिकीन वतन अमरीकी निज़ाम का काबिल कबूल हिस्सा बन सकेंगे अब? जी, आपका ये बड़ा ही, मेरा मतलब है, एक मुश्किल सवाल है जिसके जवाब में उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन इसके कोई ऐसे खास आसार नहीं है। लेकिन फिर भी जो बाइडेन ने जिस तरह से, आपने अगर नोट किया हो कि जो 17 उसने ऑर्डर्स इशू किए हैं, उसमें से एक ऑर्डर ये भी है कि जो 1 करोड़ 10 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में रह रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि जी हम इन्हें 8 साल का एक पाथवे दे रहे हैं, उसमें से ये अगर अपने आप को गुजार लेंगे कामयाबी के साथ तो फिर वो भी अमेरिकन नेशनल बन जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है जिसका बहुत कम जिक्र किया जा रहा है।
ये कम तादाद नहीं है, 1 करोड़ 10 लाख तो कई मुल्कों की आबादी की होगी दुनिया में। ये इतनी बड़ी ये वो वादे तो नहीं है जो इक़्तिदार में आने से पहले किए जाते हैं? नहीं, उन्होंने वादे की बात नहीं है, उन्होंने बाकायदा इसका ऑर्डर इशू कर दिया है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसका तो ऑर्डर इशू हो गया है। तो अब उनको एक मतलब उन्होंने वे फॉरवर्ड बता दिया है कि ये स्टेप्स आपने लेने 8 साल में, और ठीक है। उसके बाद फिर आप अमेरिका के नेशनल हो जाएंगे। सही है। तो इसलिए आज मैं समझता हूँ कि ये जो लोग उनके मुआशरे में आके मेरा मतलब समझ होंगे, तो अमेरिका को जो कहा जाता है ना कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये देयर आर 50-50 चांसेस। आपके सवाल के जवाब में मैं ये अर्ज करूंगा कि अमेरिका दोबारा जो है ना वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन जाएगा बिटवीन अमेरिकन एंड इमिग्रेंट। सही, ठीक है। अब प्रोफेसर साहब आपकी जानिब आ जाता हूँ, खारजा पॉलिसी के वाले से बात कर लेते हैं। नहीं, अमेरिकी सदर की खारजा पॉलिसी क्या होंगी, क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो गलतियां पहले की गई हैं, आप क्या ये नहीं समझते कि अब जो बाइडेन को उनसे सबक सीखना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो बाइडेन को उनसे सबक सीखने की बात नहीं है, जो बाइडेन उन्हें गलत ही समझते हैं। क्योंकि जो बाइडेन की तो पूरी इलेक्टोरल कैंपेन और उनकी प्रेसिडेंसी फ्रेम्ड है उस डैमेज कंट्रोल को रिवर्स करने के लिए जो बाइडेन ने यूनाइटेड स्टेट्स पे इन्फ्लिक्ट किया। यानी वो करना ये चाहते हैं, जो पटड़ी से उतर गया अमेरिका उसको दोबारा पटरी पे चढ़ाना उनका काम है। इसी उस पे वो वोट लेकर समझे व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसमें से कितना कुछ वो कर पाएंगे। अगर हम मिडल ईस्ट की बात कर लें फॉर एग्जांपल, आते ही उन्होंने कह दिया कि जो जेरूसलम का फैसला था, जो शिफ्ट हुआ है कैपिटल, जिसपे जाहिर है बहुत त्रास था, वो यूनिलैटरल एक्शन था, उसके हवाले से अमेरिका कुछ नहीं करेगा, वो उसी तरह रहेगा। इस तरह इब्राहिम एकॉर्ड्स को मेरा ख्याल है कि रिवर्स नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो वो ईरान से एंगेजमेंट चाहते हैं, ईरान ने जो कुछ अब तक कर लिया इंक्लूडिंग कंसोलिडेटिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और फिर ईरान को जिस तरह चाइना ने और रशिया ने अब कल्टिवेट किया है, इस पूरी सूरत हाल में अमेरिका के लिए रिवर्सल ये नहीं है कि अमेरिका रिवर्सल चाहता है। सही बात ये है कि रिवर्सल अमेरिका को करने दी जाएगी या नहीं। और इसी हवाले से चाइना के साथ ग्लोबल लीडरशिप का जो झगड़ा है वो तो चाइना से है ना। तो साउथ चाइना सी में ये टकरा रहे हैं, क्या अमेरिका टकराने की हिम्मत कर सकता है चाइना से इस वक्त? अच्छा, यहीं पर आपसे कदर कराने के लिए मैं आपसे मदद चाहूंगा कि क्या बाइडेन दोबारा ईरान के साथ बेहतर डील करने की पॉलिसी को अपनाएंगे? देखिए, वो अपनाना चाहेंगे, सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या वो कर पाएंगे, क्या वो कर पाएंगे। और वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी बाय पार्टिसन सपोर्ट इस पे नहीं है। रिपब्लिकन्स और ज़ियोनिस्ट लॉबी ईरान से एंगेजमेंट नहीं चाहते थे। ठीक है, इब्राहिम एकॉर्ड्स उसके नतीजे में हुए। देखिए, ईरान को सिर्फ अमेरिका खतरे की निगाह से नहीं देखता है, ईरान को खतरे की निगाह से देखता है सऊदी अरेबिया। सही। और इस वजह से वो जुड़ रहा है इजराइल के साथ, यूएई जुड़ा है इजराइल के साथ ताकि ईरान को काउंटर कर सके। इन द मीन टाइम इन 4 सालों में ईरान में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की है चाइना ने, और एक चाइना और रशिया का भी नेक्सस है। तो ये नए अलाइज हैं, नए ब्लॉक्स हैं, नया सिक्योरिटी मैट्रिक्स है, और चाइना का खतरा अमेरिका को है। बाइडेन जितनी भी कंसिलेटरी पॉलिटिक्स की बात कर ले, उनको चाइना के साथ कन्फ्रंटेशनल पोस्चर रखना पड़ेगा, वरना रिपब्लिकन्स उनसे कहेंगे कि यू आर सॉफ्ट इन चाइना, यानी आप चाइना के हवाले से कमजोर हैं। तो ये, और मसला ये है कि मईशत भी जुड़ी हुई है और सिक्योरिटी भी जुड़ी हुई है। तो मैं समझती हूँ कि इन 4 साल में ट्रम्प की वजह से चाइना के पास आज अमेरिका से बात करने के लिए बहुत ज्यादा बार्गेनिंग चिप्स है, और उसने 4 साल के अपने आप को बहुत स्ट्रेंथन किया है। और अब अगर वो पोजीशन ऑफ पावर से नहीं तो कम से कम पोजीशन ऑफ इक्वालिटी से जरूर चाइना से बात कर रहा है, और ये डिटरमिन करेंगे दीगर फॉरेन पॉलिसी कॉन्स्ट्रक्ट्स भी दुनिया में, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो। अभी जो यूरोप में चाइना ने काम किया है, लोग उसको अमेरिका की स्ट्रेटेजिक डिफीट कह रहे हैं। फिर चाइना ऑल्टरनेटिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ला रहा है, बिलखुसूस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो चाइना एज एन ऑल्टरनेटिव पावर खड़ा हो रहा है,
और अमेरिका को ये बहुत मुश्किल फैसला करना है कि ये दिखते हुए कि वो पोजीशन ऑफ पावर में है, ये दिखते हुए कि वो ग्लोबल लीडर है, वो चाइना को इंगेज करे। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन से चाइना से ज्यादा अमेरिका को शायद इस वक्त नुकसान। ठीक है नैयर साहब, आपकी जानिब आ जाता हूँ। मिडिल ईस्ट के हवाले से एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया, फिर तेल अवीव से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सफारत खाना मुंतकिल कर दिया गया। क्या सऊदी अरब और यूएई के जरिए मजीद ममालिक पर दबाव डाला जाएगा अमेरिका की जानिब से? अब नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब वो दबाव जो है ना, जो एक पॉलिसी थी जिसको कि ट्रम्प के दामाद ने हट किया था और जिसमें कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ कि जितने भी ममालिक हैं उनको दबा के और इसराइल के ऑलमोस्ट मातहत करने की कोशिश की, उसमें बड़ी हद तक कामयाबी भी हुई। लेकिन मैं अब जाती तौर पर नहीं समझता कि अब वो जिसे कहते हैं दौर दोबारा वापस आएगा। दैट एरा इज गॉन। ठीक है, और अब कुछ जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद ये लोग सारा सोचेंगे। अभी आप अंदाजा इससे करें कि यूएई ने जो वीजा फ्री एक्सेस दी हुई थी इसराइलीज को, वो भी अभी कुछ दिनों के लिए वापस ले लिए। तो वो दोबारा अपनी जो जितनी स्ट्रेटेजी है उस पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि वो गेम खत्म हो गई है। वो अमेरिका की एक ख्वाहिश थी कि जी वीजा फ्री, और मतलब वीजा फ्री का मतलब ये हुआ कि वो दोनों इलाके के जो दोनों मुल्कों के जो सिटीजन है वो एक तरह से एक ही मुल्क के सिटीजन है, जहाँ मर्जी आए जाए। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक जो समझ ले स्टेप लिया है यूएई ने, जो कि जिसकी खबरें बहुत ज्यादा आगे नहीं आई हैं। लेकिन इससे अंदाजा होता है कि अब वो फ्री लंच खत्म हो गया है यहूदियों के लिए। ठीक है। अब प्रोफेसर साहब, अब अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर किस हद तक दबाव डालने की पोजीशन में है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जनवरी के इब्तिदा में एक तब्दीली का इम्कान ने जन्म लिया और ऐवान नुमाइंदगान में यह बिल पेश किया गया कि पाकिस्तान से अहम नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा वापस लिया जाए। क्या समझते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, हमें सेलेक्टिवली खबर शायद नहीं उठानी चाहिए अब्दुल्ला हसन साहब, क्योंकि एक और भी बहुत अहम खबर आई है अमेरिका से, क्योंकि जो उनके जो नए चीफ आए हैं उन्होंने ये बात कही है, जो डेजिग्नेट हुए हैं भी, उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तानी अफवाज की ट्रेनिंग्स जो थी, जो रुक गई थी अमेरिका में, वो उनको रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है। और ओवरऑल बाइडेन जो है वो तवातुर के साथ ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इंतहाई अहम मुल्क है अगर हमें अफगानिस्तान में हसूल अमन के लिए सीरियस होना है। और मैं ये नहीं कह सकती कि बाइडेन बहुत प्रो पाकिस्तान है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि बाइडेन जितना बेहतर पाकिस्तान को समझते हैं उतना बहुत लोग अमेरिका में नहीं समझते। वो इस खित्ते को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उनकी तरफ से एक कंसिलेटरी नोट जो है वो सामने आया है। फिर अगर हम चाइना से भी वो कोऑपरेशन में जाना चाहते हैं ना, तो जो चाइना और पाकिस्तान की कन्वर्जेंस है ना जी, वो अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है चाइना के साथ कोऑपरेटिव पैराडाइम्स में जाने के लिए या कंपेटिटिव पैराडाइम्स में जाने के लिए। तो दो चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान को उस तरह की एड तो नहीं मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए एड डिफाइन की जा रही है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पे प्रेशर भी रखा जाएगा, और वो प्रेशर होगा FATF में, FATF पे हम पे प्रेशर रहेगा, और हमारे न्यूक्लियर एसिड्स जो हैं उन पर भी बहुत गहरी नजर रहेगी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी हम पे प्रेशर रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात वही होंगे, गुड कॉप बैड कॉप के, लेकिन ज्यादा सिविलाइज्ड होंगे। लेकिन खान साहब के काफी स्टेबल ताल्लुकात हो गए थे उनसे, डोनाल्ड ट्रंप से। एक जुमला अगर अब्दुल्ला खत्म कर लूं, देखिए जो हमारे रिलेशनशिप है ना, ट्रंप के जमाने में वो बेहतर तो हुए थे, लेकिन वो श्रिंक हो गए थे, सिर्फ सिक्योरिटी मैट्रिक्स तक महदूद हो गए थे। सही। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो एम्बिट ऑफ रिलेशनशिप है ये बड़ा हो सकता है, और उसके लिए हमें भी ये जरूरी है कि हम अपने ताल्लुकात अमेरिका से इंडिया की लेंस से ना देखें। इंडिया से कन्वर्जेंस उनकी स्ट्रेटेजिक मजबूरी है। ठीक। हमसे इंगेजमेंट उनके लिए हसूल अमन अफगानिस्तान में जो है उससे जरूरी है। हमें अपने आप को इस तरह पिच करना है कि हमारी रिलेशनशिप सिर्फ कंटिंजेंट ना हो कि टेरर की वजह से हमसे एंगेज कर लिया, अफगानिस्तान की वजह से हमसे एंगेज कर लिया, बल्कि हमारी रिलेशनशिप में डेप्थ आए। लेकिन इंडियंस इस मजबूरी का बेहद फायदा उठाना जानते हैं। मेरे ख्याल है कि इस वक्त एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उनके आने से पहले ही मोएद यूसुफ साहब को फोकल पर्सन अपॉइंट किया गया है,
अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर फुटिंग पे लाने का, और उन्होंने कोई 14-15 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहले हम किसी स्ट्रैटेजी के साथ अमेरिका के साथ इंगेज नहीं करते थे, एडहॉक होता था, नी जर्क होता था, डिफरेंट मिनिस्ट्री साइलोज में काम करती थी। तो एक फोकस है कि इस सूरत हाल को एड्रेस किया जाए, और उसके साथ साथ अब हम बहुत वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हमें, एक तो हम कह रहे हैं हमें अमेरिका से पैसे नहीं चाहिए, तो हमेशा वो समझते थे हमें उनसे पैसे चाहिए। हम उनसे कह रहे हैं कि हमें अपनी रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए, और हमें ये चाहिए कि जो हमारी सेंसिटिविटीज़ हैं, स्पेशली इंडिया के किरदार की अफगानिस्तान के अंदर, वो उनका इदराक किया जाए ताकि हम ज़्यादा फाल किरदार अदा कर सकें अमेरिका को मदद करने में। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी फुटिंग बेहतर हो रही है रिलेशनशिप की अमेरिका के साथ, इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट। और इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान अपने आप को कैसे पिच करता है, पाकिस्तान अपनी स्टोरी कैसे आगे लेके जाता है। और मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद है कि पहले से बेहतर फुटिंग पे हम अमेरिका के साथ काम करेंगे। नहीं साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अपने आप को कैसे जो अपनी स्टोरी को बेहतर प्ले कर सकेगा? देखिए, मजे की बात ये है कि ये तो सारी चीजें अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सभी सामने आएंगी, लेकिन कुछ ऐसी सामने आ रही है जो बड़ी हैरानकुन है। ठीक है। उसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये जो बाइडेन साहब हैं, इन्होंने किसी डेमोक्रेट को अपने नजदीक नहीं किया जो कि आरएसएस से उसका लिंक था, दूर नजदीक से। ये इंडिया में बात जो है रिसेंटली सामने आई है, और इंडियंस जो हैं अब इस सिलसिले में मोदी को भी वार्निंग दे रहे हैं कि तुम भी समझ जाओ। तो हमारे साथ तो जो होनी है सो होनी है, लेकिन मैं इस चीज पर ज्यादा मेरी नजर है कि इंडिया वाले बहुत परेशान है जो बाइडेन के आने से, और उनका सूरत हाल ये है कि वो जो एक नारा खुद लगाया था वहां जाके ह्यूस्टन में मोदी ने, अगली बार ट्रंप सरकार, वो उनके गले पड़ा हुआ। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, सीपैक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बहुत अहम है, तो आप ये नहीं समझती ये अमेरिका के नए सदर या इंतजामिया के लिए क्या हैसियत रखता है, और साथ ही साथ क्या चीन के साथ पाकिस्तानी खास तरीन ताल्लुकात पर अमेरिका में ये इसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बहुत, बिल्कुल बहुत सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात का मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान को उन तहफ़्फ़ुज़ात को रिस्पॉन्ड करने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है अपने तौर पर, क्योंकि वो पाकिस्तान की माशी बका है, और अब पाकिस्तान ने सिपेक को भी समझिए ओपन कर दिया, क्योंकि अब हमारे पास ये इजाज़त है कि जो जोन्स सिपेक के तहत डेवलप हो रहे हैं उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहीं से भी आ सकती है। तो हम तो इनवाइट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को कि आप आएं और इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है, ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका अमेरिका भी हिस्सा बने और म्यूचुअली बेनिफिट हो, और अमेरिका ने उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेरा ख्याल है कि जो चेंजेस आ रही हैं उसमें बहुत पोटेंशियल है कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को अमेरिका से बेहतर फुटिंग पे ले जाए, जहां जो हमारा समझिए लफ्ज होना चाहिए ना, जिस अम्ब्रेला के तहत हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात को आगे ले जाना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। सही है। तो आप हम अमेरिका से कहें कि बैलेंस हो हमारी रिलेशनशिप में, हम अपनी रिलेशनशिप को अमेरिका और बीजिंग के बीच में बैलेंस करें, और हम अमेरिका से कहें कि आप जरूर इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन वहां पर भी बैलेंस रखें। ठीक है। मतलब ये जो टिल्ट्स हैं, ये खित्ते की बका और खित्ते की समझिए सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। लेकिन उनके पॉलिसी मेकर्स क्या सोच सकते हैं? आप क्या समझती हैं कि उनका थिंक टैंक क्या सोच रहा होगा इसको लेके? लेकिन एक जानिब, क्योंकि आप खुद भी कह रही हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते नहीं है बल्कि हैं उनको, वो तहफ़्फ़ुज़ात इमिनेट करते हैं अमेरिका की चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी से। ठीक है, वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, और पाकिस्तान चाइना के साथ कन्वर्जेंस में है। तो अब्दुल्ला, अगर हम बहुत खुल के बात करें तो ये सूरत हाल दो तरफ जा सकती है। ये सूरत हाल जा सकती है इस तरफ कि अगर हम सेकंड कोल्ड वॉर में चले गए, तो इस सेकंड कोल्ड वॉर में इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा, और पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ खड़ा होगा, और ये सेकंड कोल्ड वॉर सी लेन्स पे लड़ी जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। तो अगर ये कॉन्फ्रंटेशन बढ़ गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कॉन्फ्रंटेशन बढ़े, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बाइडेन को सूट नहीं करता, अमेरिका को सूट नहीं करता कि वो ओपन कॉन्फ्रंटेशन में जाए चाइना के साथ। सही। वो
एक्टिव कॉन्फ्रंटेशन से कंपेटिटिव उसमें जा सकता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। यानी आप साफ अल्फाजों में मैं यही कह रही हूँ कि हमें चाइना भी कल्टिवेट करे क्योंकि चाइना को हमारी जरूरत है, और हमें अमेरिका भी कल्टिवेट करे क्योंकि अमेरिका को हमारी जरूरत है, और हम दोनों के साथ एंगेज करें अपने मफाद के लिए, क्योंकि यही होता है इंटर स्टेट रिलेशंस में, और यही वो बैलेंस है मैं जिसकी बात कर रही हूँ। यानी जीरो सम गेम नहीं है कि अगर अमेरिका से दोस्ती है तो चाइना से नाराजगी होगी। बहुत अरसे चाइना ने आपकी अमेरिका से कन्वर्जेंस बर्दाश्त की है और आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, बावजूद इसके कि वो उसमें उसकी मर्जी मंशा शामिल नहीं थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान नीड्स टू वर्क आउट अ बैलेंस, अब्दुल्ला, दैट्स हाउ आई सी इट। ठीक है नहीर साहब, आपकी जाने मानना चाहूंगा, ट्रंप ने चीन के साथ खास तिजारती महासराय को हवा दी, लेकिन बाइडेन को एतदाल पसंद कहा जाता है। आप समझते हैं कि अब तब्दीली आएगी? जी, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ तब्दीली आएगी, और ये तब्दीली जो है ये अमेरिका की मजबूरी है। यानी उनको जैसे कहते हैं ना कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा। सो दैट तब्दीली इज गुड फॉर द ओवरऑल वर्ल्ड रिलेशनशिप, जिसमें कि जो पिछले दिनों देखने में आया था कि ये क्वाड और ये सारे जो मतलब चाइनीज सी के अंदर जो मसाइल पैदा हुए थे, उन चीजों के ऊपर मुझे सिर्फ एक जगह पे लगता है कि जैसे ही चाइना को मौका मिला वो अब ताइवान को अपने अंदर दम करने की मिलिट्री पावर से कोशिश करेगा। ठीक है। अब वो जो चाइना का एक पहले पॉलिसी थी कि वो पीसफुल रहना चाहता था, ताइवान के साथ उनका कोई ये इरादा नहीं था कि उन्हें बाई फोर्स दम कर लिया जाए। वो मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हो सकता है कि दोबारा इनकी फ्रिक्शन शुरू हो जाए। अदरवाइज अगर वो सिलसिला नहीं होता है तो नॉर्मल रिलेशन बाहर हो जाएंगे, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो मुझे नजर आ रहा है फॉरेन पॉलिसी में वो इंडिया का नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब आपसे ये करना ये चाहूंगा, क्योंकि जो बाइडेन इससे कबल भी कह चुके हैं कि ओबामा की हुकूमत में और मेरी आने वाले इस इक़्तिदार की इस हुकूमत में काफ़ी हद तक फ़र्क होगा, तो आप क्या ये समझती हैं कि पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा? देखिए, मैं नहीं समझती ये, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस मल्टीलैटरलिज्म की वो बात कर रहे हैं वो अमेरिका की बड़ी कंस्ट्रेंड मल्टीलैटरलिज्म है, क्योंकि अमेरिका बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है अपने अंदरूनी मसाइल से। आप अभी उनको वैक्सीन भी रोल आउट करने की उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस उनको देने हैं, अगर पेंडेमिक कंट्रोल नहीं होती इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हो सकती। तो ये कहना आसान और करना मुश्किल। मैं नईर साहब की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि इंडिया की इम्पोर्टेंस अमेरिका के लिए बरकरार रहेगी या बढ़ेगी, और उसकी वजह एक तो यही है कि जाहिर है इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में। इंडिया लार्जेस्ट वेपन बायर है, बड़ी मार्केट है, और इन चाइना से वो ताल्लुकात की बेहतरी तो चाहेगा, लेकिन वो जो उसकी पॉलिसी है कंटेनमेंट ऑफ चाइना थ्रू इंडिया, मैं उसमें कोई कमी नहीं देखती या उसमें मैं कोई चेंज नहीं देखती। इट्स अ मोर सिविलाइज्ड वर्जन ऑफ द सेम पॉलिसी, ये मैं समझती हूँ। तो हो सकता है इंडिया के ह्यूमन राइट्स पे लिप सर्विस वगैरह आ जाए, लेकिन कोई मेजर शिफ्ट नहीं आएगा। ठीक है नईर साहब, बिल्कुल आपसे भी आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा। पाकिस्तान की सियासी जमातें, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि अमरीकी सदर का रुझान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब ज्यादा है। आप क्या समझते हैं? देखें, ये खुशफहमी है। इस खुशफहमी में अगर कोई रहना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन अमेरिका जो है ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसी के साथ डील करेगा। वो किसी की भी हो उसके साथ, इवन अगर मिलिट्री गवर्नमेंट भी होती है तो भी वो उसके साथ डील करेंगे। व्हाट टू से ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर हुमा बगाई साहब जो कि माहिर आलमी उमूर हैं, साथ ही साथ उनके मौजूद टेलीफोन लाइन पर नुसरत मिर्जा साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट है, और उनके अपना मौजूद थे सैयद नईरुद्दीन साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। आप लोगों की आरा का बेहद और बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, अब 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आते ही जो बाइडेन ने दे दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं, जो बाइडेन आ चुके हैं। देखना यह है कि अब किस हद तक तब्दीली आती है और अमेरिका आने वाले दिनों में खुश आइंद साबित होता है पाकिस्तान के लिए या नहीं होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।